खैर पीसी ज्वेलर्स पे तो है, लेकिन आज नो डाउट पूरा ट्रैक्शन रहेगा खासकर छोटे बैंक्स की तरफ जहां पे सरकार कैपिटल इन्फ्यूजन करना चाहती है। 600 करोड़ रुपए की खबर देना बैंक पे आ चुकी है। और इस बीच मिस्टर हजारी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम ये समझते हैं कि ओवरऑल ये बैंकिंग को लेकर जो खबरें आ रही हैं ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। मिस्टर हजारी, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। ओवरऑल इस समय सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सेकेंड फेज में आके ये एनपीए के रोड को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। एनपीए का वर्ड ही नहीं सुनाई दिया जाए बैंकिंग स्पेस में। इट्स पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि सरकार ऐसे ले आए कि ज़्यादातर सरकारी बैंक करीब 2% 1.5% के एनपीए पे आ जाए, जहां पे प्राइवेट बैंक प्ले करते हैं, क्योंकि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में तो जमीन और आसमान का फर्क है एनपीए में सर। That is there, but I expect the NPAs also to shoot up very sharply in the private sector banks. As we have seen, some of them have reported, we watch list बहुत बड़े हैं उनके, तो वो तो पूरा NPA होने ही वाला है। तो आपको ऐसा फिक्र मत होइए कि ये प्राइवेट बैंक बहुत अच्छे बैंक है और सरकारी बैंक बहुत बुरे बात है। कोई ऐसा बैंक नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी और इंडस्ट्री बहुत तकलीफ में है। और कोई भी बैंक की इंडस्ट्री को लोन देते हैं तो उनका प्रॉब्लम होना ही वाला है। तो द प्राइवेट बैंक इज ऑल्सो गोइंग टू बी शो वेरी पुअर रिजल्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। नाउ द गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी पुअर मेजर्स टू रिकैपिटलाइजेशन द गवर्नमेंट बैंक। ये अमाउंट्स वो दे रहे हैं इक्विटी के लिए वो बहुत ही कम है, और इसलिए बहुत ज्यादा फंड रिक्वायरमेंट है, और सरकार इसमें FY18 में जरा ज्यादा इक्विटी देना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा मिस्टर हजारी, अब गवर्नमेंट ने जो भी एनपीए की अभी तक योजना बनाई है, आपको लगता है कि इसको और थोड़ा सा एग्रेशन देना चाहिए? क्योंकि जैसे आप भी बता रहे हैं कि ये शायद उतना ठीक नहीं है, ना ही क्वांटम के हिसाब से, ना ही रिदम, ना ही कन्विक्शन के हिसाब से। हाँ, तो ये तो सब स्कीम आरबीआई या सरकार ने किया है ये एनपीए रिजॉल्व होने के लिए। वो सब स्कीम फेल चुके हैं, क्योंकि हमारे देश में जब एनपीए रिकवरी होता है वो सब कोर्ट केस में जाता है और कुछ डिसीजन ठीक से नहीं आता है, बहुत टाइम लगता है। तो ये रिकवरी फ्रॉम एनपीए टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडिया। तो विदाउट दैट इम्प्रूवमेंट ये सब स्कीम अनाउंस करते हैं तो कुछ सक्सेस नहीं होगा ऐसे। ऑलराइट, गौरांग आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मिस्टर हजारी, नाउ यू नो ओवरऑल आई थिंक कितना समय लग सकता है बिफोर द बैंकिंग स्पेस इज आउट ऑफ वुड्स, बिकॉज वो जब तक पूरी तरह से नहीं होता है ऑब्वियसली द इकोनॉमी कांट बी अप एंड रनिंग। देखो, सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। गवर्नमेंट हैज टू अनाउंस इक्विटी कैपिटलाइजेशन ऑफ 100,000 करोड़। अब गवर्नमेंट कितना अनाउंस कर रही है? 20,000 करोड़। ना कितना फर्क है 100,000 में और 20,000 में? तो ऐसा रिकवरी कैसा हो सकता है जब इक्विटी रिकैपिटलाइजेशन इतना कम है? तो रिकवरी विल टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो वी आर गोइंग टू बी स्टक इन दिस, क्योंकि जो भी बैंक, जो भी प्रमोटर जब लॉसेस होता है, सोल्यूशन है तो रिकैपिटलाइज द एंटिटी। गवर्नमेंट तो इतनी कम पैसे दे रहे हैं तो कैसा रिकवर होगा? सब इकोनॉमी भी कैसा रिकवर हो सकता है? बिल्कुल। चलिए मिस्टर हजारी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुदीप, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक्स। यू नो मिस्टर विनोद राय जो हैं उन्होंने इनफैक्ट चिट्ठी भी लिखी है पीएम और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों को, एंड ही हैज़ रेज्ड एन अलार्म अबाउट द फिस्कल हेल्थ सारी ही बैंक्स का, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक। हाउ मच कंसर्न्ड आर यू एट दिस पॉइंट बैंकिंग स्पेस को लेकर? कि देखिए, बहुत बड़ा कंसर्न है इकोनॉमी में। अगर एक एरिया जो काम ठीक से नहीं कर रहा है वो है बैंकिंग क्षेत्र, और इकोनॉमी को फुल स्केल जो पेस गैदर करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र ठीक ठाक काम करना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में बैंकों के ब्रॉडली दो प्रॉब्लम है। एक तो जैसे कि अभी जिक्र किया जा रहा था कैपिटलाइजेशन, तो उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एनपीए के चलते बहुत ही ख़राब स्थिति में है, और वहाँ पे रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक बहुत बड़ा इशू है। वहाँ पे कुछ ठोस कदम अभी तक उठाए नहीं गए हैं। हाँ, 20,000 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन का बात हुआ है, बट कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट जो कि करीब 1,30,000 करोड़ का बताया जा रहा है, ये बहुत ही कम है।
पर इससे भी बड़ा प्रॉब्लम मैं जो मानता हूं वो है जो एनपीए का स्थिति है। ये जो सारे बैड लोन्स बैंक्स के बुक्स में है और जो अंडर वॉच पोर्टफोलियो है और जो अच्छे पोर्टफोलियो है वहाँ में भी जो डिटोरिएशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो बहुत ही शंका की बात है। और इस मामले में सरकार को कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं, जैसे बैड बैंक गुड बैंक, सारे जो एनपीए को एक साथ अलग कर दिया जाए और उसको एक डेडिकेटेड टीम हैंडल करे। बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, पर इस पे कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो बैंक का लेंडिंग कैपेसिटी, जो एपिटाइट फॉर लेंडिंग, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वो बिल्कुल खत्म सा हो गया है। और इस माहौल में इंडस्ट्री को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना, नए प्लांट्स लगाने, नए बिजनेस करने के लिए बहुत दिक्कत आ रहा है। तो आई थिंक द बैंकिंग इज ए एरिया ऑफ कंसर्न। आई एम कॉन्फिडेंट सरकार जरूर कुछ कदम उठाएंगे इस पे, इसको ठीक करने के लिए। अच्छा, मेरी एक बात समझ में नहीं कि सरकार पूरी कोशिश तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही है। इनफैक्ट ये तक बोल दिया गया था अपने पूरे एनपीएस आपको हमको बता दीजिए, हम आपको फंडिंग तक कर देंगे। ये ठीक हो क्यों नहीं रहा? नहीं, देखिए, ये एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस। बैंक्स भी इतनी आसानी से सारा कुछ डिक्लेयर करके, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स कि आपने सारे एनपीए बता दिया और सरकार पूरा फंड कर देगी। एंड सेकेंडली, किसी भी एसेट को आपको एनपीए कैटेगरी में डालने के लिए भी जो नियम है उसे फॉलो करना पड़ता है। जब आपको पता लग जाता है कि यहाँ से रिकवरी मुश्किल है, उसके बाद ही आप इसे, क्योंकि एवरी टाइम आप जब कोई एनपीए डिक्लेयर करते हैं तो उसके सामने आपको अपनी बुक्स में उतना प्रोविजनिंग भी करना पड़ता है। तो वो जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो इट्स अ डबल वैमी वो करना, और खासकर सरकारी बैंक्स के लिए। लेकिन सुदीप, अभी कुछ दिनों पहले हमारी एसबीआई के मैनेजमेंट से बात हुई थी, एंड दे हैड एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि एटलीस्ट अभी तक इस तरह के संकेत नहीं है दैट जो ग्लाइड पाथ उन्होंने इंडिकेट किया है एसेट क्वालिटी को लेकर, उससे कोई मेजर स्लिपेज होगा इवन इन Q4 नंबर्स। Q4 नंबर्स से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मिहिर, जैसे आप बता रहे हो, हम लोग भी बैंकिंग क्षेत्र में पीएसयू बैंक्स के बारे में एसबीआई पे रीजनेबली बुलिश हैं। ये नहीं कह रहा है कि इमीडिएटली इन्वेस्टर को खरीदना चाहिए, पर एसबीआई हम लोगों के वॉच लिस्ट में है और लंबी अवधि के निवेशक के लिए एसबीआई अच्छा निवेश है। एसेट क्वालिटी को लेके आप जो कह रहे हो, एसबीआई मैनेजमेंट का जो गाइडेंस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और एसबीआई का एसेट क्वालिटी हमने थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते भी देखा है, पर शंका इस बात की है कि अगर आप देखें बहुत सारे बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर में एक्सिस बैंक, जहां पे जो एसेट्स वॉच लिस्ट में नहीं थे, वहां से भी बहुत सारे एनपीए हर क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो ये जो वॉच लिस्ट, जो एनपीए लिस्ट, जो रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स, ये सब कैटेगराइजेशन है, पर इसके अलावा भी बैंक में दिक्कतें हैं, इकोनॉमी में दिक्कतें हैं, सेक्टर्स में दिक्कतें हैं, और उसका रिफ्लेक्शन बैंक्स के बैलेंस शीट में, बैंक्स के परफॉर्मेंस में हर क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक बेटर टू वेट एंड वॉच। आपने जिक्र किया कि इतना आसान नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आसान नहीं है बैंक का प्रॉब्लम सॉल्व करना, बट कहीं ना कहीं एक बोल्ड कदम तो जरूर लेना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। लेकिन इस बीच मार्केट्स में गिरावट बढ़ी है और अब सेंसेक्स करीब 120 अंक नीचे, निफ्टी करीब 26 अंक नीचे गिरावट के साथ कामकाज करते हुए एकदम से सडन फॉल वापस मार्केट में आया है। एक्चुअली थोड़ा इसको ब्रीजर ही अभी तक समझे, क्योंकि बहुत क्रिटिकल लेवल ब्रेक नहीं हुए हैं। 9070 इमीडिएट सपोर्ट है, ये ट्रेडिंग रेंज का भी है और 1-2 दिन की पोजिशनल रेंज का भी स्टॉप है, और 9000 तो खैर एक मेगा सपोर्ट जोन है ही जो बाजार अभी मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो निफ्टी में गिरावट आई है, एक ब्रीजर के तौर पर आप इसको कैलकुलेट अभी तक कर सकते हैं। जय, इस गिरावट के अंदर एक आखिरी क्वेश्चन ही होगा इनफैक्ट आपसे, ये कोई कॉल आपने ऐसी ढूंढी जिसको शॉर्ट भी किया जा सकता है? वेल, शॉर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू डिम्पी में एज ऑफ नाउ देख नहीं रहा हूँ मार्केट में ज़्यादा करके खास, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड मुझे काफ़ी अप नज़र आ रहा है, और मेरा ये मानना है कि अगर एक अपवर्ड ब्रेकआउट नहीं आता तो शायद रेंज में रहेगा ये मार्केट, और वो रेंज में जब तक नीचे का ब्रेकडाउन नहीं आता, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता है, आई वुड अवॉइड शॉर्टिंग डिम्पी, बिकॉज अगर यहाँ से फिर से एक अप मूव आया तो शॉर्ट्स विल बी ट्रैप्ड अगैन। तो शॉर्टिंग की मेरी सलाह 9075 के नीचे ही रहेगी फॉर द शॉर्ट टर्म। जो मैंने रेंज आपको बताई थी 9075 to 9200। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले कहा था राइट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द शो कि बाइंग ऑन डिप्स विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेडर्स। जो डिप्स देखने मिल रही है, आई थिंक दिस शुड बी यूटिलाइज टू बाय रादर देन सेल। तो 9075 के स्टॉप लॉस बाई करे, 90 to 100 का टारगेट रहेगा।
ऑलराइट, चलिए जय, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ अब पंकज टिब्रेवाल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो वाइब्रेंसी है मार्केट में अच्छी खासी, अभी इन लेवल्स पे भी मार्केट इज नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ एटलीस्ट अ क्रैक, कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है इन लेवल्स पे। आप इन लेवल्स पे कितने कॉन्फिडेंट हैं मार्केट के अपसाइड को लेकर? अगर आप देखें तो कैलेंडर ईयर से मार्केट करीबन 12% ऊपर है, और अगर एफआई इन्वेस्टर के लिए देखें तो 4% अगर रुपये एप्रिसिएशन ले लें तो करीबन उनको 16% की गेन मिली है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं ना कहीं एक लेवल पर कंसोलिडेट करेगा, एक ब्रीदर भी ले सकता है माइनर करेक्शन के साथ। बट अगर 2-3 साल की बात करें तो ट्रेंड लाइन आज भी पॉजिटिव है, और हमारा मानना है कि अर्निंग्स मोमेंटम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ब्रॉडर मार्केट के लिए। अगर आप देखें तो खाली इंडेक्स पर फोकस रखने से यहाँ पर पैसा नहीं बनने का है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट में, और नेक्स्ट 2-3 साल में इकोनॉमिक मोमेंटम हमें लग रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है। और जो भी लास्ट 2 साल में स्टेप्स लिए गए हैं इकोनॉमी में, उनका परिणाम हम आने वाले कई सालों में देखेंगे, और कई जगह हमें दिखने भी लगा है। तो ओवरऑल ट्रेंड लाइन पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में माइनर हिकअप्स, ब्रीदर या करेक्शन की संभावना है। ठीक है पंकज, ये अपॉर्चुनिटी की बात ढूंढ रहे हैं या फिर कह रहे हैं, ये टेलीकॉम में मिल सकती है? क्योंकि आइडिया ने आज ही वोडाफोन के साथ मर्ज किया है। अभी ऐसा हो रहा है कि हो सकता है 1-1.5 साल में सिर्फ 2-3 प्लेयर ही रह जाएं। क्लियरली अगर आप देखें तो टेलीकॉम में कंसोलिडेशन एक मेन थीम रहा है लास्ट 3-4 महीने में, और ये सेक्टर में होना भी था बिकॉज़ काफ़ी सारे प्लेयर्स आ गए थे, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डिप हो गई थी, और एक बड़े दिग्गज के लॉन्च से उन्होंने पूरे इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमें लगता है कि कंसोलिडेशन इज़ अ वेलकम स्टेप, बट अगर आज भी देखें तो हमें लगता है कि पेन पहले और थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज़ 2-3 प्लेयर्स आपस में और भी फाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है उनका इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और हमें दिख रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में जो टैरिफ प्लान लॉन्च किए गए हैं जो नए दिग्गज के सामने, वो काफ़ी अग्रेसिव है, जहां पर पैसा बनना थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी एट एक्सपेंस, लोअर एक्सपेंस आएंगे। तो हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री में पहले पेन है, बट अगर आप 3 साल 5 साल की व्यू लें तो हो सकता है कि यहाँ से और ख़राब होना प्रॉब्ली नहीं होगा, और यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी। तो टेलीकॉम में अगर एक्सपोजर लेना है तो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन से ना ले, 3-5 साल के व्यू से ही ले, जहाँ पर कंसोलिडेशन के असली बेनिफिट्स आपको दिखने लगेंगे। बिल्कुल।